सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची और फिर अचानक जमीन पर आ गिरी। आज की इस खास चर्चा में हम ब्लैकबेरी के उस अविश्वसनीय उत्थान और फिर उसके भयानक पतन को समझने वाले हैं। ये कहानी सच में हैरान कर देने वाली है और बिजनेस की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान दीजिए, $80 बिलियन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। एक वक्त था जब अमेरिका के स्मार्टफोन मार्केट के करीब 50% हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैकबेरी का कब्जा था। उनकी वैल्यूएशन $80 बिलियन को छू रही थी। मतलब पूरे मार्केट पर इनका एक तरफा राज था और आसपास कोई और टक्कर में नहीं था। लेकिन फिर वक्त बदला। उस $80 बिलियन के एम्पायर की तुलना अगर हम आज की सच्चाई से करें तो क्या निकल कर आता है? 0%, शून्य। आज के स्मार्टफोन मार्केट में ब्लैकबेरी की हिस्सेदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक समय की सबसे बड़ी मार्केट लीडर आज बिल्कुल गायब है। सच कहूं तो यह कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे चौंका देने वाले डाउनफॉल्स में से एक है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एक $80 बिलियन की विशालकाय कंपनी अचानक कोलैप्स कैसे हो गई। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे जिन खूबियों ने ब्लैकबेरी को इतना बड़ा बनाया, आगे चलकर बिल्कुल वही खूबियां उनके अंत का कारण बन गईं। शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, जहां हम देखेंगे कि क्रैकबेरी का आखिर जन्म कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 1984 में, जब माइक लेज़रिडिस ने रिसर्च इन मोशन यानी RIM नाम की कंपनी बनाई। माइक को शुरू से ही वायरलेस डेटा का एक अलग ही जुनून था। वो मानते थे कि आने वाला दौर वॉइस कॉल्स का नहीं बल्कि डेटा कम्युनिकेशन का है। 1996 में उन्होंने इंटरैक्टिव पेजर निकाला और फिर आया 1999 जब उनका पहला ब्लैकबेरी 850 लॉन्च हुआ। और बस यही वो छोटी सी शुरुआत थी जिसने आगे चलकर मोबाइल हिस्ट्री ही बदल दी। उस दौर में एक नया शब्द अचानक बहुत मशहूर हो गया, क्रैकबेरी। ये शब्द अपने आप में बताता है कि ये डिवाइसेस कितने एडिक्टिव थे। लोग इन्हें अपने हाथ से छोड़ ही नहीं पाते थे। ये क्रेज इतना बढ़ गया था कि 2006 में इसे वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना गया। वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स हों, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हों या फिर खुद प्रेसिडेंट ओबामा, सबके लिए ये डिवाइस एक जरूरत बन चुका था, क्योंकि पहली बार आपका पूरा कॉर्पोरेट ईमेल सीधे आपकी जेब में आ गया था। अब समझने वाली बात यह है कि ब्लैकबेरी आखिर इतना सफल क्यों हुआ। देखिए, उन्होंने उस समय के भारी भरकम और परेशान करने वाले पीडीए ट्रेंड्स को बिल्कुल इग्नोर किया और अपना सारा ध्यान कुछ बहुत ही खास चीजों पर लगाया, जैसे कि उनका बेजोड़ फिजिकल कीबोर्ड, पुश ईमेल की जबरदस्त सुविधा, एक ऐसा इन हाउस नेटवर्क जो इतना ज्यादा सुरक्षित था कि बड़ी बड़ी कंपनियों के IT डिपार्टमेंट्स उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। और सबसे बड़ी बात, ये डेटा बैंडविड्थ का इस्तेमाल बेहद कम करता था। उन्होंने बेसिकली एक काम चुना और उसमें ऐसी महारत हासिल की जो किसी और के पास थी ही नहीं। लेकिन फिर मोबाइल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल गया। आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जब आईफोन ने मार्केट में दस्तक दी। यहां पर जो कॉन्सेप्ट सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इनोवेटर्स डिलेमा। ये एक ऐसी बिजनेस थियरी है जो बताती है कि कैसे एक बहुत ही सफल कंपनी सिर्फ इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो अपने मौजूदा ग्राहकों की बात को कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुनती है और आने वाले नए डिसरप्शंस को पूरी तरह अनदेखा कर देती है। ब्लैकबेरी के साथ बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने कॉर्पोरेट IT डिपार्टमेंट्स की तो हर मांग सुनी, लेकिन आम लोगों को यानी कंज्यूमर्स को आगे क्या चाहिए होगा उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अगर दोनों कंपनीज की फिलॉसफी को कंपेयर किया जाए तो फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ ब्लैकबेरी था जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज पर था। उनका फोन कीबोर्ड पर आधारित था और मुख्यतया एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टूल था। वहीं दूसरी तरफ एप्पल की सोच पूरी तरह कंज्यूमर फर्स्ट थी। उन्होंने टच स्क्रीन अपनाया और फोन को एक सॉफ्टवेयर ऐप प्लेटफॉर्म में बदल दिया। एप्पल ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका था कि अब फोन सिर्फ कॉल या ईमेल करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। लेकिन ब्लैकबेरी के टॉप मैनेजमेंट का रिएक्शन क्या था? जब आईफोन मार्केट में आया तो उनके CEO माइक लेज़ारिडिस ने कहा, ट्राई टू गेट एन ईमेल ऑन अ टच स्क्रीन लाइक दैट। यानी उनका मानना था कि टच स्क्रीन पर लंबा कॉर्पोरेट ईमेल टाइप करना असंभव है। ये कोट साफ दिखाता है कि उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि लोग बिना फिजिकल कीबोर्ड के भी फोन यूज करना पसंद कर सकते हैं। और उनके दूसरे CEO जिम बाल्सिली का रवैया तो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने इस थ्रेट को देखकर सिर्फ इतना कहा, विल बी फाइन, मतलब हम ठीक रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच कहूं तो ये घमंड और अहंकारी था जिसने इन लीडर्स को आने वाले उस भयानक खतरे के सामने पूरी तरह अंधा कर दिया था।
अब कहानी में एक ऐसी फ्री फॉल आती है जहां पैनिक और मिसमैनेजमेंट शुरू होता है। आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां इस साम्राज्य का अंत हुआ। जब आईफोन और एंड्रॉयड तेजी से आगे बढ़ने लगे तो ब्लैकबेरी बुरी तरह घिर गया, और इस संकट के समय में उनका अपना को-सीईओ लीडरशिप स्ट्रक्चर ही उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया। एक तरफ माइक लजारिडीज थे, जो चाहते थे कि कंपनी पीछे हटने के बजाय कीबोर्ड्स और एंटरप्राइज पर अपना फोकस और बढ़ा दे, जबकि जिम बाल्सली को लगने लगा था कि अब वक्त आम कंज्यूमर्स की तरफ मुड़ने और नया ऐप इकोसिस्टम बनाने का है। एक ही कंपनी में दो ऐसी अलग सोचों ने एक ऐसी पैरालिसिस पैदा कर दी जहां क्राइसिस के वक्त फैसले लेने तक मुश्किल हो गए। इसी आपसी कंफ्यूजन और जल्दबाजी का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने लगातार डिजास्टर्स लॉन्च किए। 2008 में आया ब्लैकबेरी स्टॉर्म, जो टेक्निकल खराबियों से भरा हुआ था। फिर 2011 में इनका प्लेबुक टैबलेट लॉन्च हुआ, और हैरान की बात यह थी कि इसमें ईमेल जैसी इनकी सबसे बेसिक सुविधा ही नहीं थी। सोचिए जरा। फिर 2011 में ही इनका सिक्योर्ड नेटवर्क लगातार 3 दिनों तक ठप पड़ गया, और आखिरकार जब 2013 में इनका टच स्क्रीन Z10 फोन लाया गया तो वो इतना देर से आया कि पूरी तरह फेल हो गया। इन अधूरे प्रोडक्ट्स ने इनकी बची कुची ब्रांड इमेज भी मिट्टी में मिला दी। ब्लैकबेरी स्टॉर्म आखिर कितनी बड़ी नाकामी था, वो इस एक आंकड़े से समझ आता है, $500 मिलियन। इनका पहला क्लिकेबल टच स्क्रीन फोन इतना खराब चलता था कि 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट्स ग्राहकों ने वापस कर दिए। इसका असर यह हुआ कि नेटवर्क कैरियर वराइजन ने इस नुकसान की भरपाई के लिए ब्लैकबेरी से करीब $500 मिलियन का मुआवजा मांग लिया। ये लिटरली एक डिजास्टर था। अब इस डेटा को देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाता है कि असली लड़ाई कहां हारी गई थी। 2010 आते आते एप्पल के ऐप स्टोर पर करीब 3 लाख ऐप्स मौजूद थे, और उसके मुकाबले ब्लैकबेरी के पास सिर्फ 10,000। ये साफ बताता है कि एप्पल एक सॉफ्टवेयर और ऐप इकोसिस्टम के रूप में कितना आगे निकल चुका था। ये सिर्फ फोन की नहीं, अब ऐप्स की लड़ाई बन चुकी थी, और ब्लैकबेरी इसमें बुरी तरह पिछड़ चुका था। इन सब का फाइनेंशियल असर कैसा रहा, वो मार्केट के इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। 2008 में जो स्टॉक लगभग $140 पर था, वो 2013 तक आते आते जमीन पर आकर गिरा, सिर्फ $6 पर। मार्केट ने उनकी गलतियों की बहुत ही भारी कीमत वसूली। लेकिन कहानी का एंड यहां नहीं होता। चलिए चलते हैं इस कहानी के आखिरी और चौथे हिस्से पर। यह हिस्सा है अस्तित्व बचाने की उस जरूरी जंग का, जहां उन्होंने पूरी तरह अपना रुख बदला। कंपनी को एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ी। हार्डवेयर की लड़ाई वो पूरी तरह हार चुके थे। नए सीईओ जॉन चेन को आते ही ये एहसास हो गया था कि एप्पल और एंड्रॉयड जैसे दिग्गजों के सामने अब हार्डवेयर मार्केट में कंपटीशन करना नामुमकिन है। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो एक बहुत ही ड्रास्टिक कदम उठाना पड़ेगा। इस बदलाव के लिए 2016 से जॉन चेन ने 3 बहुत ही ठोस कदम उठाए। पहला, अपने खुद के स्मार्टफोन्स बनाना पूरी तरह बंद कर देना। दूसरा, नई साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज को खरीदना। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, कंपनी का पूरा ध्यान पिवट करके सिर्फ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और आने वाले इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर लगा देना। यह बिल्कुल एक नई शुरुआत थी। और क्या आप जानते हैं इसका क्या नतीजा निकला? आज ब्लैकबेरी का QNX सॉफ्टवेयर दुनिया भर की 23 करोड़ 25 मिलियन, जी हां, करीब 23 करोड़ 50 लाख कार्स में लगा हुआ है। गाड़ियों के अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम्स होते हैं या जो एडवांस ड्राइवर असिस्ट सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, उनमें से बहुतों को आज दुनिया भर में ब्लैकबेरी का सॉफ्टवेयर ही सेफली चला रहा है। उन्होंने सच में एक नया अस्तित्व बना लिया है। और Q1 2022 के आमदनी के आंकड़े इस बात का पूरा सबूत देते हैं। कंपनी का 71% रेवेन्यू अब सिर्फ साइबर सिक्योरिटी से आ रहा है, और बचा हुआ 29% इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। इनका यह बदलाव पूरी तरह मुकम्मल हो चुका है। वो हार्डवेयर को छोड़कर आज पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी कंपनी बन चुके हैं। तो इस पूरी कहानी को खत्म करते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या जिस कमाल के फोकस और जिद से एक विशाल साम्राज्य खड़ा होता है, वही चीज आगे चलकर उसके बर्बाद होने का कारण बन सकती है? इनोवेटर्स डिलेमा की ये थ्योरी हमें यही सिखाती है कि समय के साथ बदलाव को अनदेखा करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया का एक ऐसा यादगार सबक है जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए।